हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप प्रीवियस लेक्चर में जो भी डिस्कस हुआ वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इस प्रीवियस लेक्चर को समराइज करते हुए ही हम लोग चालू करते हैं। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेक्चर कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, अभी हमको इसको अगर समझना हो तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि डेसिमल्स की जब हमने बात की थी तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो किसी पॉइंट पर जाकर के रुक जाएगा, या तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाएगा। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो टाइप्स हैं। First is recurring, that is repeating, and the second one is non-recurring. लास्ट क्लास में हमने एक कन्वर्जन पढ़ा था डेसिमल्स का p बाई क्यू फॉर्म में। अगर हमें याद हो तो वहाँ जो डेसिमल्स हमें दिए गए थे दैट वर टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चूँकि ये दोनों तरीके के डेसिमल्स p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इसीलिए ये क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को चूंकि p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस, गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। पहला पॉइंट है यहाँ पर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। दूसरा है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इर्रेशनल। यहाँ पर ये सिंपल सा कहना चाहता है कि अगर मैं एक इर्रेशनल नंबर लूँ और एक रैशनल नंबर लूँ, उनके बीच कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, माई आंसर विल ऑलवेज बी इर्रेशनल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं 2 लूँ और √3 लूँ, 2 मेरी रैशनल वैल्यू, √3 मेरी इर्रेशनल वैल्यू, इनके बीच मैंने परफॉर्म किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे सामने रिजल्टेंट्स क्या क्या है? 2 + √3, 2 - √3, 2 टाइम्स ऑफ √3 एंड 2 अपॉन √3। आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी? इर्रेशनल। यस, और रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इनको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। यस, अभी नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर मैं 2 इर्रेशनल वैल्यूज़ लूँ और उनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो मेरा रिजल्टेंट रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वैल्यू लूँ √3 और एक वैल्यू लूँ √2, दोनों इर्रेशनल हैं, इनके बीच मैंने परफॉर्म किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, मुझे रिजल्टेंट्स क्या क्या मिले? √3 + √2, √3 - √2, √6 एंड √3 अपॉन √2। आई होप आपको समझ में आएगा ये सारी वैल्यूज़ भी इर्रेशनल। ठीक, लेकिन अगर मैं एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से लूँ, लेट्स टेक √3 + √3, √3 - √3, √3 इंटू √3, √3 अपॉन √3। रिजल्टेंट क्या मिला मुझे? 2 टाइम्स ऑफ √3, 0, 3 एंड 1। इन सारे केसेस में पहला वाला तो क्या है मेरा? इर्रेशनल। बट लास्ट के जो 3 है वो क्या है मेरे लिए? रैशनल नंबर्स। मतलब अगर एक इर्रेशनल नंबर हो और एक रैशनल नंबर हो, उनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टेंट पक्के से इर्रेशनल ही होगा। लेकिन अगर दोनों इर्रेशनल हैं और उनके बीच अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टेंट मेरा रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यस, गुड। लेट्स गेट डाउन टू फ्यू मोर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई क्यू फॉर्म is terminating if prime factorization of q equals to 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, and non-terminating recurring if prime factorization of q not equals to 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are whole numbers। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है
किसी भी फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए बताने का कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी, या वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा, मेरे डिनोमिनेटर पर, बोले तो p/q फॉर्म में q पर। अगर इसको समझें किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ पे मैं p/q फॉर्म ले रहा हूँ, तो q में अगर मैं q को फैक्टराइज कर सकता हूँ 2m इंटू 5n के फॉर्म में, तो मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पक्के से कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपने डिनोमिनेटर यानी q को 2m इंटू 5n के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकता, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, देन मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हियर आई हैव टेकन फ्यू फ्रैक्शंस। अगर मैं सबसे पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 को देखूं तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके आई कैन राइट 2 इंटू 5 सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर 125 को 5 लिख पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 एंड हियर लास्ट में 7 को कैसा लिख पाएंगे, 7 मैं अगर अपने पहले 3 फ्रैक्शंस को देखूं तो ये सारे के सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। कहने को यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर पहला वाला तो 2m इंटू 5n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, 2 और 5 की पावर मुझे क्लियरली होल नंबर भी दिखाई दे रही है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाकी दोनों में तो सिर्फ 2 या फिर 5 की ही पावर दिखाई दे रही है। तो इस केस में बेटा आप ध्यान से देखो, क्या मल्टीप्लिकेशन में मैं 5 की पावर 0 लिख दूँ इसके साथ, सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर 0 लिख दूँ, क्या अभी भी इन दोनों फ्रैक्शंस में आपको 2 और 5 की पावर्स होल नंबर्स दिखाई दे रही हैं? यस, दिस मीन्स ये दोनों भी कैसे होंगे, ये दोनों फ्रैक्शंस भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही होंगे। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। लेकिन अगर बाकी दो को देखें तो यहाँ पर आप 2 इंटू 3 ही देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, किसी को डाउट हो सकता है कि सर इसके साथ भी तो 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक 3 की पावर भी तो एक्स्ट्रा आ रही है, समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखूँ तो इन दोनों की पावर्स तो होल नंबर्स हैं, 2 और 5 की पावर्स तो होल नंबर्स हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 की भी तो पावर है। दैट मीन्स ये उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, 2m इंटू 5n के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो पाया। दैट मीन्स ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये दोनों फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर? और ये जो शुरुआत के 3 डेसिमल्स होंगे ये कैसे होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है। तो बिना डिवाइड किए हम किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि जब डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। सिंपल सी क्राइटेरिया है, मुझे उसके डिनोमिनेटर को देखना है। अगर वो इस फॉर्म में फैक्टराइज हो पा रहा है, 2m इंटू 5n के फॉर्म में फैक्टराइज हो पा रहा है, तो वो कन्फर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो इस फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है देन वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड। ठीक, अभी नेक्स्ट बात करते हैं आगे। फाइंडिंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल एंड 5 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2.15 एंड 3.62। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर्स के बीच में रैशनल एंड इरैशनल वैल्यूज़ लिखनी है। मेरा पहला नंबर है 2.15 एंड माई सेकेंड नंबर इज़ 3.62। इसमें सिंपल सा एक बेसिक तरीका आप समझ लीजिए, बाकी किसी और मेथड को अडॉप्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, एक नंबर को एंड पॉइंट बोलना है, एक नंबर को स्टार्टिंग पॉइंट बोलना है। ठीक है, जो नंबर मेरा छोटा वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, एंड पॉइंट। अब आप चाहे रैशनल वैल्यूज़ लिखो चाहे इरैशनल वैल्यूज़ लिखो, आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि आपकी जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं
दैट शुड बी ग्रेटर देन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेस देन द एंड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5/2। रैशनल नंबर तो कन्फर्म है p/q फॉर्म की वजह से। ठीक, अभी मैं ज़रा सोचूं तो 5/2 इज़ नथिंग बट 2.5। 5/2 की वैल्यू डेसिमल में कितनी होती है? 2.5। 2.5 आपका कन्फर्म क्या होगा? 2.15 से तो बड़ा होगा और 3.62 से कैसा होगा? छोटा होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? येस और नो? आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। येस? अभी सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 11/4 लिख लूँ, ठीक है, अगर आप 11/4 को देखेंगे, ये भी फ्रैक्शन कैसा होगा? कन्फर्म 2.15 से बड़ा होगा, 3.62 से छोटा होगा, साथ ही साथ p/q फॉर्म है तो रैशनल नंबर तो पक्के से है ही है। ठीक है, अब डेसिमल में वैल्यूज सोचते हैं कुछ, जैसे अगर मैं यहाँ पर 2.75 लिख दूँ या फिर 3.525 लिख दूँ, ये दोनों वैल्यूज अगर आप देख सकते हो तो कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, और दोनों की दोनों वैल्यूज स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ी हैं, एंड पॉइंट से छोटी हैं। दैट मीन्स इन बोथ दीज नंबर्स वी आर वेरी मच करेक्ट। फाइनली मैं एक वैल्यू और लिखता हूँ 3.43, 43, 43 एंड सो ऑन। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल लिखा है विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है, एंड पॉइंट से छोटा है, इसका मतलब मेरी क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिखे ताकि जो भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हुई हैं उसका आप एप्लीकेशन भी समझ सको। हम अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं मैथ्स में या साइंस में तो इट शुड बी एप्लीकेबल, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ पर कोई और कंसेप्ट नहीं यूज़ करना, एक नंबर को जो कि स्मॉलर वैल्यू होगा स्टार्टिंग पॉइंट बोलना है, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला बड़ा होगा वो एंड पॉइंट हो जाएगा। आपने फिर जो भी वैल्यूज़ लिखनी है वेदर रैशनल या इररैशनल, वो सब उन दोनों के बीच ही लाई करनी चाहिए। बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा एंड एंड पॉइंट से छोटा। अब मैं यहाँ पर 5 इररैशनल नंबर्स लिख के दिखाता हूँ आपको। इररैशनल नंबर्स लिखने का एक ही क्राइटेरिया हमें पता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो भी कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो मुझे उसी तरीके से लिखना है। तो मैंने अगर लिखा 2.53, 533, 533 एंड सो ऑन, आई बिलीव यहाँ किसी भी तरीके का पैटर्न रिपीट होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसका मतलब कन्फर्म इररैशनल नंबर है, और सबसे बेसिक क्राइटेरिया मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है और एंड पॉइंट से छोटा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखते हैं 2.683751328905 ... अगर आप देखो तो यहाँ पर भी किसी तरीके का पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स इररैशनल, साथ ही साथ मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा एंड पॉइंट से छोटा, इसका मतलब इट इज़ फुलफिलिंग ऑल माई क्राइटेरियाज। क्लियर? ठीक उसी तरीके से मैं एक और लिखता हूँ 3.01, 001, 0001 ... आई थिंक आप अभी समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। आपको बस अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इररैशनल नंबर की क्राइटेरिया कैसी है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, बस बाकी कंसेप्ट एक ही बचता है इसके बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा एंड पॉइंट से छोटा। सिमिलरली आई एम राइटिंग वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट वन मोर वी नीड टू राइट, दैट इज 3.42424242 ... I think I have written 5 irrational and 5 rational numbers. ये आंसर्स कोई फिक्स नहीं होंगे बेटा, यूनिक आंसर्स नहीं होंगे, आपके अपने आंसर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स होते हैं। इज दिस क्लियर? दैट्स वाई मेरे आंसर्स आपके आंसर से डिफरेंट हो सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस में अपने ही आंसर्स लिखें, अपने बेसिक, अपने कंसेप्ट और अपने लॉजिक को यूज़ करके। क्लियर? ठीक। सिमिलरली अगर मैं देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 और √3 के बीच में मुझे 5 रैशनल 5 इररैशनल नंबर्स लिखने हैं। क्लियरली मैं अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखूँ √2 की, दैट इज़ 1.414। सिमिलरली √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ 1.732,
ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूँगा और इस वैल्यू को एंड पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, छोटी वैल्यू है, एंड पॉइंट कैसा होगा, बड़ी वैल्यू होगा। अभी मैं जो भी वैल्यूज़ लिखूँगा इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, आई बिलीव आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कर लेंगे। क्लियर। वैसे ही 2 क्वेश्चंस मैंने और दे रखे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनका स्क्रीनशॉट लें, ट्राई करें। सेम कंसेप्ट पर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिसाइड करना है, बाकी कंसेप्ट रिमेन्स दी सेम। ठीक, सो नाउ लेट्स गेट डाउन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर करस्पॉन्ड्स टू रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस किसको करस्पॉन्ड करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर को। अभी इसको समझ लेते हैं। हमने छोटी क्लासेस में ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा। यस, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, आप मेरी बात बिल्कुल समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैं 2 + 2 + 2 लिखूं, इसकी बजाय क्या मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ 2 लिख सकता हूं? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 2 का एडिशन कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स। सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। ठीक उसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट्स की बात करें, सो एक्सपोनेंट्स corresponds to repeated multiplication। किसको करस्पॉन्ड करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को। अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 लिखूँ तो आज मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया है, 3 टाइम्स। तो यहाँ आज 3 कहाँ आएगा, कुछ इस तरीके से पावर में। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो वैल्यू 3 है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस या फिर पावर, जो कि डिनोट करता है कि गिवन वैल्यू 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया गया है। जिस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैंने किया है, जो कि यहाँ 2 है, दैट इज माई बेस। उसको मैं क्या बोलता हूँ, बेस बोलता हूँ। क्लियर। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट्स या फिर करस्पॉन्ड्स टू रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, ये करस्पॉन्ड करता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट डाउन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि मेरे एक्सपोनेंट्स को लेकर के कौन से अलग अलग लॉज हैं। सबसे पहला देखिए, a⁴m × a⁴n। ठीक, अभी यहाँ पर बेसिस मेरे सेम है, पावर्स मेरे अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एडिशन हो जाएगा, बेस मेरा सेम रह जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखें सेकंड वाला a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिस फिर से मेरे सेम है विच इज a, पावर्स अलग अलग हैं। इस केस में क्या होगा, बेस मेरा सेम रह जाएगा विच इज a, और पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अभी लॉ 1 और लॉ 2 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर 5th और 6th वाले को देखूँ तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या किया है, a⁴m × b⁴m। यहाँ पर देख सकते हैं तो मेरे पास बेसिस अलग अलग है बट पावर्स सेम है आज। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आज पावर सेम रह जाएगी, बेसिस का क्या हो जाएगा आपस में, मल्टीप्लिकेशन। सो माय फाइनल आंसर हियर विल बी ab⁴m। सिमिलरली सेकंड के करस्पॉन्डिंग 6th को देखिए, a⁴m डिवाइडेड बाई b⁴m। आज बेसिस फिर से अलग अलग हैं और पावर्स फिर से सेम है, बीच में हो रहा है डिवीजन। इस केस में क्या हो जाएगा, पावर मेरा सेम रह जाएगा दैट इज m, और बेसिस का हो जाएगा आपस में डिवीजन। माय फाइनल आंसर विल बी a/b होल पावर m। क्लियर। अभी यहाँ पर ज़रा थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, अगर मैं a⁴m होल पावर n करूँगा तो क्या हो जाएगा, बेस मेरा सेम रह जाएगा a और पावर्स का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लिकेशन। माय फाइनल आंसर विल बी a⁴mn। क्लियर। लुक हियर, अभी मैं यहाँ पर सेकेंड वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके फोर्थ वाला पॉइंट प्रूव कर लूँगा। ठीक है, कि a⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कैसे, एक सिंपल सी कंडीशन लगा करके, इफ m = n। सेकंड वाले पॉइंट में एक सिंपल सी कंडीशन लगाई मैंने, इफ m = n। ज़रा ध्यान से देखिएगा उसका RHS क्या बन जाएगा सेकंड पॉइंट का, a⁴m - m लिख सकते हैं। क्लियर। अभी मैं LHS को ध्यान में रख करके यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ, क्या मैं इसको a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴m लिख सकता हूँ? यस। अगर ध्यान से देखें तो a⁴m - m को मैं लिख रहा हूँ a⁴0
और सेम वैल्यूज़ का डिवीजन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1. सो फाइनली a की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? 1. आई होप दिस इज क्लियर. यस, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. सो फाइनली हम कह सकते हैं a की पावर 0 इक्वल्स टू 1. अभी 7th वाला देख लेते हैं ध्यान से. 1 अपॉन a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस m. ठीक है, अभी ये कैसे आया ज़रा ध्यान से देखते हैं बेटा. मेरे सामने लिखा हुआ है 1 अपॉन a की पावर m. क्या मैं इसको 1 की जगह a की पावर 0 लिख दूं 4th वाले को इस्तेमाल करके? ठीक है, यहाँ नीचे क्या है? a की पावर m. अभी सेकंड वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन वाला. बेस सेम है तो यहाँ पर पावर्स का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. सो फाइनली a टू द पावर माइनस m आया कि नहीं आया? यस, I think all these 7 laws are clear. Good. So now let's get down to a few questions based on exponents. ठीक है, उसके लॉज के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है 3 इंटू ए क्यूब बी टू द पावर 4 होल पावर 10 और मल्टीप्लिकेशन में है 5 ब्रैकेट में ए क्यूब बी क्यूब होल पावर 2. ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा. यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 15. फिर पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए क्यूब उस पर होल पावर 10, साथ में बी टू द पावर 4 उस पर होल पावर 10. ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए क्यूब होल पावर 2 साथ में बी क्यूब होल पावर 2. आई थिंक दिस इज क्लियर. अभी यहाँ पर हमको अपना लॉ याद होगा तो a टू द पावर m होल टू द पावर n के केस में क्या होता है? पावर्स का मल्टीप्लिकेशन वही सेम हो जाएगा. दिस बिकम्स a टू द पावर 30 इंटू बी टू द पावर 40 साथ में दूसरे ब्रैकेट में a टू द पावर 6 इंटू में b टू द पावर 6. अभी जो सेम बेसिस वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की वजह से उनके पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो a की पावर पे कितना आ जाएगा? 30 प्लस 6. साथ में b की पावर पे कितना आ जाएगा? 40 प्लस 6. So finally my answer will be 15 into a to the power 36 into b to the power 46. Clear? Simple simplification. So now let's come down to the second question. यहाँ पर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉन्स्टेंट्स को किनारे कर लेते हैं. -5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10. अभी बेस ए को देखें तो a स्क्वायर और ये a क्यूब मल्टीप्लिकेशन में है तो इनके पावर 2 और 3 कहाँ आ जाएंगे? एडिशन में. सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर डिवीजन में है तो ये पावर 2 सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, जिसके लिए हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में a पे पावर 2 प्लस 3 माइनस 2. सिमिलरली लुक एट बेस b. इसके लिए यहाँ पर b और b मल्टीप्लिकेशन में है यानी ये पावर 1 और पावर 1 आएगा एडिशन में. सिमिलरली b स्क्वायर है डिवीजन में तो ये पावर 2 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में. सो फाइनली यहाँ पर b की पावर कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 माइनस 2. यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको. 5 2 ज़ा 10. वी कैन राइट दिस एज माइनस a पे पावर 3 इंटू b पे पावर 0 होल डिवाइड में 2. सो फाइनली माई आंसर इज माइनस a क्यूब अपॉन 2. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन. येस, ऐसे क्वेश्चंस निहायत ही सिंपल होते हैं. आपको आपके बेसिक लॉस पता होने चाहिए एक्सपोनेंट्स के एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ. ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो. ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन टू सम प्रूविंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने. ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. बिलीव मी दे लुक स्कैरी बट दे आर नॉट. निहायत ही आसान क्वेश्चन से ये भी आप इजीली कर पाएंगे. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो. मैं पहले 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ करने के लिए. लास्ट वन, द मोस्ट स्कैरियस्ट वन, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू. प्लीज़ सी हाउ टू प्रोसीड इन सच क्वेश्चंस. ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए. आपके सामने ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसको इक्वल्स टू में क्या करना है? 1 प्रूफ करना है. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अपना एक लॉ यूज़ करता हूँ सबसे पहले. यूजिंग a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं. डिवीजन में हो तो क्या होता है? बेस सेम रह जाता है, पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, इसी लॉ को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करूँगा, उल्टी तरफ से. ठीक है,
So now in the next step we can write 1 upon 1 plus y to the power q upon y to the power p plus y to the power r upon y to the power p plus 1 upon 1 plus y to the power p upon y to the power q plus y to the power r upon y to the power q plus 1 upon 1 plus y to the power p upon y to the power r plus y to the power q अपॉन y टू द पावर r। ठीक है, अभी हम यहाँ पर तीनों ही फ्रैक्शंस में एलसीएम ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में और ऐड कर लेते हैं उन फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में मुझे एलसीएम मिलेगा y टू द पावर p, तो ऊपर एक्सप्रेशन बनेगा y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r। सिमिलरली दूसरे फ्रैक्शन में एलसीएम मिलेगा y की पावर q और ऊपर मिलेगा y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r। सिमिलरली थर्ड फ्रैक्शन में नीचे एलसीएम मिलेगा y की पावर r और ऊपर मिलेगा y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r। आई होप इन सारे फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई करके ले पाएंगे कुछ इस तरीके से y की पावर p अपॉन y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r प्लस y की पावर q अपॉन y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r प्लस y की पावर r होल डिवाइड में y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r। आई होप वापस से हम इन तीन फ्रैक्शंस के एडिशंस के लिए एलसीएम लेंगे और मेरा एलसीएम होगा y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r और ऊपर एक्सप्रेशन मिलेगा y की पावर p प्लस y की पावर q प्लस y की पावर r। आई होप यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जो कि कैंसिल हो जाएगा एंड माई फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था मुझे। येस, सो आई हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल था, आसान था और आई होप सबको समझ में आया होगा। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू to please like, share and subscribe my channel. In case if you have any doubt, please do mention in the comments below. Thank you.